हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एनसीईआरटी का 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की कुछ बेसिक चीज़ों को बताया है कि कैसे कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधों में और जीवों में इसका क्या महत्व है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो मुख्यतः पौधे के हरे भागों में पाया जाता है, जहाँ जहाँ हरे भाग दिख रहे हैं। और ये हरे भाग मुख्यतः आपकी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपकी ये पत्तियाँ हैं, देखिए ये पत्ती है, एक लीफ है, तो इस टाइप की लीफ है। तो लीफ की जो ऊपरी सतह है और निचली सतह है, ये दोनों एपिडर्मिस कोशिकाओं की बनी होती हैं। इनमें भी थोड़ी बहुत क्लोरोप्लास्ट होती हैं, लेकिन एपिडर्मिस के बीच में, दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो कोशिकाएं हैं, इनको हम मीजोफिल या पर्ण मध्योतक कहते हैं। मीजोफिल या पर्ण मध्योतक कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं, और उसके अंदर जो पिगमेंट भरा होता है, वर्णक भरा होता है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और उससे हमको भोजन प्राप्त होता है, पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो अध्याय 8 में आपने कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया है, जिसमें आपने क्लोरोप्लास्ट का भी अध्ययन किया है। ठीक है, और उसकी संरचना कैसी है ये भी आपने देख लिया है। तो उसमें होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधे के अन्य सभी हरे भागों में भी होता है। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि सभी हरे भागों में, जैसे कि आपके यहाँ गुलाब का पौधा जरूर होगा, तो गुलाब के पौधे को देखना, पूरा तना भी उसका हरा होता है। तो उसकी एपिडर्मिस में भी और कॉर्टेक्स के कुछ स्तरों में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, और वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, क्या आप पौधे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकता है? देखिए, जड़, तना, पत्ती, फल सभी जगह होता है भाई, अलग अलग पौधों में। जैसे वे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, जिनको हम अधिपादप कहते हैं, एपीफाइट, है ना। ये पादप जैसे ऑर्किड इसका एक उदाहरण है, जो दूसरे पादप के ऊपर उग जाता है, और इनकी हरी जड़ें जो हैं हवा में लटकी होती हैं, उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वैसे ही जल में जो पाए जाने वाले पौधे हैं, जिनमें एक ट्रैपा जिसको हम सिंघाड़ा कहते हैं, उसकी जड़ें भी हरी होती हैं, वही प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तना तो आपको बता ही दिया मैंने कि गुलाब का तना है, और बाकी और भी जो शाकी पौधे हैं उनका तना है, ये सभी हरे होते हैं और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। इसके अलावा जो फल होते हैं वो भी हरे होते हैं। जैसे आप कच्चे आम को देखना, वो भी हरा होता है, तो वहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो फूल होता है, फूल में जो हरी पत्तियां लगी होती हैं, जिनको अपन बाह्य दल कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, है ना, सेपल, बाह्य दल, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। मतलब पौधे के हर एक उस भाग में जहां पर हरापन आपको दिखेगा, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, सभी जगह आपका प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य अंग है वो है आपकी पत्तियां, और पत्तियों में होती है पर्ण मध्योतक यानी मीजोफिल कोशिकाएं। आपने पिछली इकाई में पढ़ा है कि पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये मैंने आपको पुष्पी पादपों का शारीर करके एक इसमें हमने पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है, तो आप उसको पढ़ें तो आपको उसमें एनाटॉमी समझ में आएगा कि पादप के शरीर की कौन कौन से भाग किन किन ऊतकों से, कोशिकाओं से बनी हुई हैं। वो मैंने डिटेल पढ़ाया है आपको। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि शायद आप वो पढ़ते हुए आगे आ रहे होंगे। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होती हैं, जिससे कि वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सकें। देखिए, जैसे कि इसमें जो मीजोफिल कोशिका है, तो मीजोफिल कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरह से पैरेलल लगा होता है कि सनलाइट सीधे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पड़ जाए और वो अधिकतम प्रकाश प्राप्त कर सके और अधिकतम फोटोसिंथेसिस कर सके। आपके विचार से हरित लवक
कब अपने सपाट पटल भित्ति के समानांतर, एक मिनट बता रहा हूं, इसको भी संरचना को बता रहा हूं, समानांतर पंक्तिबद्ध होते हैं, वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते हैं। देखिए जैसे कि मान लो ये मीजोफिल कोशिकाएं हैं, ठीक है, यहां पर बना देता हूं, यहां पर बना देता हूं, ठीक है, ये मीजोफिल कोशिका है, ठीक है, और इसमें अगर सनलाइट पड़ रही है तो दिन के समय जब सुबह सुबह होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं रहता है, बहुत तेज लाइट नहीं रहता है, उस समय ये समानांतर रहेगा ऐसे, ताकि सीधे प्रकाश क्लोरोप्लास्ट में पड़ सके, ऐसे सीधे पड़ सके। लेकिन दोपहर में जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश हो जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा अगर सीधे प्रकाश पड़ेगा तो फिर वो ऐसे लंबवत हो जाते हैं। मतलब मैं आपको इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मान लो एक क्लोरोप्लास्ट है और सनलाइट ऐसे पड़ रहा है, तो सनलाइट को अधिकतम कब वो ग्रहण करना चाहेगा, जब वो सुबह सुबह या शाम शाम को, या मतलब जब कम प्रकाश हो उस समय, तो ऐसे समानांतर हो जाएगा जब कम प्रकाश रहेगा। लेकिन जब दोपहर में ज़्यादा प्रकाश रहेगा और तेज प्रकाश रहेगा तो उसके जलने का खतरा हो जाएगा, तो ऐसे लंबवत हो जाएगा, जिससे प्रकाश जो है कम से कम इसके ऊपर पड़े। यही पूछ रहा है ये एक क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। इसके बारे में भी मैंने कोशिका विज्ञान में आपको डिटेल पढ़ाया है ना, उसके कई वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, पीछे आगे जा करके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, देखिए दो झिल्लियां होती हैं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, बाहरी और भीतरी झिल्ली, दोनों के बीच में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं, ठीक है, जो उसके बीच में होता है। अंदर वाला भाग जो होता है उसमें इसका आधार द्रव्य भरा होता है, मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हिंदी में कहते हैं पीठिका, पीठिका। और इसमें चपटे चपटे ऐसे लैमिली पटलिकाएं भरी होती हैं इसके अंदर। तो ये जो चपटी चपटी पटलिकाएं हैं इनको हम कहते हैं थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड कहते हैं पटलिका, ठीक है। और थाइलेक्वाइड जो है आपस में गड्डी जैसे बना लेते हैं मिल करके, इस गड्डी को हम कहते हैं ग्रेना, ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। और ग्रेना के अंदर मतलब ये जो पटलिकाएं हैं इसको ग्रेना पटलिका कहते हैं, ग्रेना पटलिका। लेकिन एक ग्रेना के बीच बीच में, जैसे ये एक ग्रेना है और ये एक ग्रेना है, इनको आपस में जोड़ने वाले भी कुछ पटलिकाएं हैं। इन पटलिकाओं को हम कहते हैं स्ट्रोमा पटलिका, यानी पीठिका, पीठिका पटलिका। पीठिका का मतलब स्ट्रोमा मैंने बताया था अभी, मैट्रिक्स है, तो इसमें जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं पीठिका पटलिका, थाइलेक्वाइड। पटलिका को इंग्लिश में थाइलेक्वाइड कहते हैं। तो एक्चुअली जो पिगमेंट हम बात कर रहे थे, वर्णक हम बात कर रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भरा होता है, वर्णक भरा होता है, वो कहाँ भरा होता है, वो इन्हीं पटलिकाओं के अंदर भरा होता है। और ये जो है प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके लाइट रिएक्शन चलाता है, प्रकाशी क्रिया चलाता है, प्रकाश प्रक्रिया चलाता है, और उससे ये ऑक्सीजन और NADPH2 बनाता है, NADPH2, ठीक है। क्या क्या बनाता है, ऑक्सीजन और NADPH2 ये बनाता है। क्या हुआ, फिर से बता रहा हूं, ये ग्रेना में जो पटलिकाएं हैं उनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है, प्रकाश को लेकर के ऑक्सीजन और NADPH2 बनाता है। फिर ये NADPH2 इनसे बाहर आ जाता है पीठिका में, यानी कि स्ट्रोमा में आ जाता है, और स्ट्रोमा में आने के बाद हवा से CO2 लेता है और NADH2 उसमें भाग लेता है, और एक चक्र चलता है जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, अंधेरे की क्रिया। उसी को C3 चक्र, C4 चक्र हम कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके द्वारा फिर वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो एक्चुअली अंधेरे की प्रक्रिया हम इसलिए बोलते हैं कि वो प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए नहीं बोलते कि वो रात में चलता है, क्योंकि वो रात में चलता ही नहीं हो तो दिन में ही चलता है। दिन में दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, एक तो प्रकाश की प्रक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन जो ग्रेना के अंदर चल रहे हैं, और अंधेरे की प्रक्रिया जिसको हम C3 साइकिल, C4 साइकिल कहते हैं, वो स्ट्रोमा में, पीठिका में चल रही है, और दोनों एक साथ चलती हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक बंद हो गया तो दूसरे को बंद होना पड़ता है, उसका कोई मतलब नहीं है चलाने का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर जो थाइलेक्वाइड है, क्लोरोफिल उसमें चलता है,
और अंधेरे की क्रिया डार्क रिएक्शन ये स्ट्रोमा में यानी पीठिका में चलती है, जिसको C3-C4 साइकिल कहते हैं। एक और चीज बता दें कि आगे आप लाइट रिएक्शन में दो प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन की दो भाग पढ़ेंगे। एक भाग को हम कहते हैं अचक्रीय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक, और एक को कहते हैं चक्रीय साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो नॉन साइक्लिक है, अचक्रीय है, वो इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुख्यतः उसी के द्वारा NADPH2 ऑक्सीजन ये सब बनता है और आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, इसलिए नॉन साइक्लिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साइक्लिक वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पर वो ATP बनाता है, ऊर्जा संग्रहित करके ATP बनाता है। तो ATP तो ऊर्जा करेंसी है, उसको आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, तो भी एक फायदा है। तो आपको एक चीज बता दें कि जब आप नॉन साइक्लिक चलाना चाहते हो, अचक्रीय चलाना चाहते हो, तो यहां पर दो प्रकार के पिगमेंट की आवश्यकता पड़ती है, फोटो सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। PS1 और PS2, ये दो पिगमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली क्लोरोफिल जो होते हैं, इसके अंदर जो भरे होते हैं क्लोरोफिल, वो दो प्रकार के होते हैं, एक पिगमेंट सिस्टम 1 और एक पिगमेंट सिस्टम 2। तो जब आप नॉन साइक्लिक चलाना चाहते हो तो ये दोनों पिगमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप साइक्लिक चलाना चाहते हो, चक्री चलाना चाहते हो, तो सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 की जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे प्रकाश संश्लेषण पूरा नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इससे NADPH2 नहीं बनता है, इससे सिर्फ ATP बनता है। तो अब यहां पर एक चीज समझिए कि क्लोरोफिल तो इनमें भी भरे हैं, इनमें भी भरे हैं, दोनों में भरे हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब देखिए कि कौन सा पिगमेंट सिस्टम कहां पर है, इसको जरा ध्यान समझिए। पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 ये दोनों ग्रेना में पाए जाते हैं। ग्रेना के थाइलेकोइड के अंदर, लेमिली के अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट सिस्टम 1 और 2। यानी कि नॉन साइक्लिक वाला मुख्यतः यहीं पर चलेगा, यही फोटोसिंथेसिस की मुख्य प्रक्रिया है, लाइट रिएक्शन। लेकिन ये जो है, जिसको हमने यहां पर पीठिका पटलिका कहा था, स्ट्रोमा पटलिका, स्ट्रोमा लेमिली कहा था, उसमें सिर्फ PS1 होता है, सिर्फ PS1, PS2 नहीं होता है। इस कारण से ये नॉन साइक्लिक नहीं चला सकता है, सिर्फ साइक्लिक चला सकता है। तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि जो ग्रेना लेमिली है, जो ग्रेना के अंदर है, उसमें मुख्यतः नॉन साइक्लिक या अचक्रीय चलता है, और जो स्ट्रोमा लेमिली है, पीठिका पटलिका है, उसमें साइक्लिक, केवल साइक्लिक चलता है, उसमें नॉन साइक्लिक चल ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये स्ट्रोमा वाले ग्रेना वाले चाहें तो ये साइक्लिक भी चला सकते हैं, और नॉन साइक्लिक तो चला ही रहे हैं। तो ठीक से एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन है, उसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों चाहिए रहता है, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक मुख्य रिएक्शन है जो यहाँ पर ग्रेना में चलता है, और साइक्लिक उसको सपोर्ट करने वाला है, वो यहाँ पर स्ट्रोमा लेमिली में चलता है। और जो डार्क रिएक्शन है वो पीठिका में यानी स्ट्रोमा में चलता है, ठीक है। और बाकी क्लोरोप्लास्ट की बाकी संरचनाएं तो मैंने आपको पढ़ाया है कोशिका में, तो आप उसको पढ़ेंगे। आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लेमिली और स्ट्रोमा तरल होता है। मतलब ग्रेना के लेमिली, स्ट्रोमा के लेमिली और स्ट्रोमा, ये तीन चीजें होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग निर्धारित कर देना कि कौन क्या कार्य करेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉन साइक्लिक वाला ग्रेना में मुख्यतः चल रहा है, साइक्लिक वाला आपका स्ट्रोमा लेमिली में मुख्यतः चल रहा है, और डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में चल रहा है। ये चीजें मैंने आपको बताई। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और ATP एवं NADPH2 का संश्लेषण करता है, ठीक है। NADPH2, ATP ये सब बनते हैं। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करता है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहले वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हम पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। दूसरी प्रक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है।
एटीपी तथा NADPH2 पर निर्भर करती है, जो सैद्धांतिक रूप में अंधेरे में संपन्न होती है, अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया, कार्बन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर एक चीज जो आपको अस्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट नहीं है, तो उसको मैं कर दिया हूं, ये कि प्रकाश अभिक्रिया भी दिन में चलती है और अंधेरे की अभिक्रिया जो है, अंधकार अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन भी दिन में चलती है, रात में नहीं चल सकती। एक चीज और बता रहा हूं कि डार्क रिएक्शन को अगर आप थोड़े समय के लिए भी बंद कर देते हैं तो लाइट रिएक्शन बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये जो NADPH2 बनाए हो आप, वो बहुत विस्फोटक होता है, उसको ज़्यादा मात्रा में संग्रहित करके नहीं रख सकते, क्योंकि लाइट रिएक्शन में बनते जा रहा है तो उसको उपयोग होना चाहिए। तो डार्क रिएक्शन में उपयोग होता है तुरंत। अगर डार्क रिएक्शन बंद हो गया तो लाइट रिएक्शन बंद करके NADPH2 के प्रोडक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, इसके विषय का विस्तृत अध्ययन बाद में इसी अध्याय में किया जाएगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन कैसे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं। देखिए, एक तो आप क्लोरोफिल समझिए। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया PS1 और PS2 दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये PS1 PS2 ना इनके डिस्कवरी के आधार पे नाम दिया गया है ना। पहले PS1 को खोजा गया था, बाद में PS2 को खोजा गया। ये अलग बात है कि लाइट रिएक्शन में पहले PS2 यूज होता है, उसके तुरंत बाद PS1 यूज होता है। तो यानी PS2 पहले यूज होता है, PS1 बाद में यूज होता है। लेकिन खोज जो है PS1 की पहले की गई थी, इसलिए उसका नाम PS1 है। पहली बात समझिए। दूसरी बात समझिए कि क्लोरोफिल के साथ साथ यहां पर कुछ और वर्णक भी पाए जाते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता भी करते हैं और क्लोरोफिल की सुरक्षा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तेज सूर्य की प्रकाश सीधे क्लोरोफिल में पड़ जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा प्रकाश को सहन नहीं कर सकता। तो इसके आसपास जो दूसरे पिगमेंट हैं वो इनकी सुरक्षा करते हैं, और ये जो दूसरे पिगमेंट हैं उनका नाम है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड में भी दो प्रकार हैं, एक तो कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो है मुख्यतः लाल कलर का पिगमेंट है, जो गाजर में पपीता में ज़्यादा होता है, इसलिए लाल कलर है। और ज़ैंथोफिल पीले रंग का पिगमेंट है, जो पत्तियों के पीले पड़ जाने पे आपको दिखते हैं। तो कैरोटीनॉइड में कैरोटीन लाल और ज़ैंथोफिल पीले रंग का पिगमेंट है, जो कैरोटीनॉइड है। ये क्लोरोफिल के साथ पाई जाती हैं, जो उनकी पहली तो सुरक्षा करती है। दूसरा काम ये है कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सुरक्षा के अलावा प्रकाश के कुछ और तरंग दैर्ध्यों को भी अवशोषित करने में मदद करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ना सूर्य प्रकाश की कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य को ही अवशोषित कर सकती है, बाकी तरंग दैर्ध्य वहां पर वो अवशोषित नहीं कर सकती। तरंग दैर्ध्य तो बहुत लंबे चौड़े हैं। विबग्योर के बारे में आप जानते होंगे कि जो विबग्योर है इसमें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। लेकिन क्लोरोफिल जो है 680 700 इसी के आसपास के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। बाकी इधर पूरा 400 से 680 तक का तरंग दैर्ध्य बेकार जा रहा है। तो इन तरंग दैर्ध्यों को भी अगर हम अवशोषित कर लें तो हमको ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी और हम ज़्यादा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। तो ये कार्य करके देते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटीन यानी कैरोटीनॉइड। तो ये इन तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करके क्लोरोफिल की तरफ दे देते हैं ऊर्जा को, तो उसका प्रयोग भी हम प्रकाश संश्लेषण में कर पाते हैं। मतलब क्या है कि कैरोटीनॉइड सुरक्षा भी करते हैं और क्लोरोफिल की सहायता भी करते हैं ताकि वो अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग कर सकें। तो इस तरह से, और एक और चीज है यहाँ पर, एक फाइकोबिलिन करके भी वर्णक होता है, फाइकोबिलिन। हालांकि फाइकोबिलिन जो है प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज्यादा मदद तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो सुरक्षा में और अन्य तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने में थोड़ी मदद जरूर करता है, लेकिन ज्यादा मदद करता है कैरोटीनॉइड। जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ है कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे हैं? आप एक पौधे के पत्तियों को देखेंगे, एक साथ देखेंगे तो लगेगा सभी हरे हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखना शुरू करिए तो कुछ कम हरे हैं, कुछ ज़्यादा हरे हैं, और उनमें पीलापन दिखेगा आपको। जो कम हरे हैं उनमें पीलापन ज़्यादा दिखेगा और जो ज़्यादा हरे हैं उनमें पीलापन कम दिखेगा। तो ये हरापन जो है ये तो क्लोरोफिल के कारण से है, लेकिन जो पीलापन है वो ज़ैंथोफिल के कारण से है, जो कि कैरोटीनॉइड का मुख्य पिगमेंट है। हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी
द्वारा यानी कि कागज वर्णलेखी द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रयोगशाला में हम करते हैं, जिसमें हम अलग अलग रंगों वाले केमिकल्स को अलग कर सकते हैं। क्रोमा मतलब कलर यानी रंग। तो क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, अलग अलग रंगों वाले रसायनों को, पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी अलग कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ऐसे कई प्रकार के क्रोमेटोग्राफी के प्रकार होते हैं, उनमें आप कर सकते हैं उसको, है ना। तो जब हम पत्ती को पीस करके उसके रंग को निकाल करके, रस को निकाल करके उससे क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो हमको 2-3 प्रकार के कम से कम कलर अलग होते दिखेंगे। क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं, बल्कि 4 वर्णकों क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए कैसा दिखेगा, देखिए ध्यान से, क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा, देखिए क्लोरोफिल ए चमकीला नीला हरा दिखेगा, क्लोरोफिल बी पीला हरा दिखेगा, ज़ैंथोफिल पीला तथा कैरोटीनॉइड पीले से नारंगी रंग के होते हैं। तो यहाँ पर कैरोटीनॉइड नहीं लिखना था, इसको कैरोटीन लिखना था, क्योंकि ज़ैंथोफिल और कैरोटीन ये दोनों कैरोटीनॉइड होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मैं सुधार दे रहा हूं कि कैरोटीनॉइड के अंदर आते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, तो यहां पर इसको कैरोटीन लिखना था, बस इतना लिख देना था, कैरोटीन, ठीक है। तो कैरोटीन का रंग जो है मुख्यतः तो नारंगी होता है, लाल कलर का, लेकिन वो भी पीला से नारंगी पीले तक का हो सकता है। जैसे गाजर में, पपीता में आप जो देखते हैं वो लाल रंग का है, तो वो बीटा कैरोटीन है, ठीक है, कैरोटीन है एक प्रकार का। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि क्लोरोफिल ए चमकीला नीला हरा दिखेगा और क्लोरोफिल बी पीला हरा दिखेगा। बाकी ज़ैंथोफिल तो पीला होता है और कैरोटीनॉइड पीले से नारंगी पीले रंग का होता है। ये 4 रंग के पिगमेंट वहां पर पाए जाते हैं। तो यहां पर एक और विशेष बात क्या देखा आपने कि क्लोरोफिल को इन्हें 2 प्रकार का बताया है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है, वही पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं मिल करके। जो पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 बता रहे थे उसमें सारे चारों टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल जो है ए और बी के अलावा भी सी, डी और ई इतने भी होते हैं। जो क्लोरोफिल सी है वो भूरे शैवाल में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल डी ये लाल शैवाल में पाए जाते हैं और क्लोरोफिल ई कुछ पीले शैवालों में पाए जाते हैं। उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कभी, ठीक है। आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका है। तो मुख्य भूमिका तो क्लोरोफिल करता है और ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, लेकिन उनके साथ जो है दूसरे तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करके उनको देने में भी मदद करते हैं कैरोटीनॉइड्स वगैरह। वर्णक वे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? तो पादप वर्णक में सर्वाधिक है क्लोरोफिल ए। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में है। जितने भी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, चाहे वो हरा है, पीला है, लाल है, नारंगी है, नीला है, कुछ भी कलर का पौधा है, और अगर वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उसमें क्लोरोफिल ए तो जरूर रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल बी केवल हरे पादपों में, क्लोरोफिल सी भूरे पादपों में, क्लोरोफिल डी लाल पादपों में, लाल शैवालों में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल ए सब में है। आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंगदैर्ध्यों में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन हम करते हैं। देखिए यहां पर देखिए क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम, देखिए 3 यहां पर फोटो बने हुए हैं, ए, बी और सी, ठीक है, 3 है। तो तीनों में क्या है देखिए कि जब हम सूर्य प्रकाश देते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सूर्य प्रकाश में जो विबग्योर है, दृश्य प्रकाश है, वो 400 से 700 नैनोमीटर तक का प्रकाश होता है। तो 400, 500, 600, 700 ऐसा लिखा है, जो कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज ऐसा करके जो है विबग्योर वो सब है इसमें।
तो जब हम इस प्रकाश को विबग्योर को हम देते हैं तो कौन कौन पिगमेंट किस किस रेंज को अवशोषित कर रहा है, किस प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित कर रहा है या कम अवशोषित कर रहा है, उसका आप अध्ययन करिए। तो सबसे पहले आप नीचे से शुरू करिए, देखिए, ठीक है। तो नीचे में आप देखिए क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम, मतलब क्लोरोफिल किस तरंग दैर्ध्य को ज़्यादा अवशोषित करेगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप ये नीला और काला दो ग्राफ है यहाँ पर देखिए हर एक में, मतलब इनमें तो इसमें जो नीला कलर का है ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है और काला कलर प्रकाश संश्लेषण की दर है। मतलब क्या है कि क्लोरोफिल किस रंग के प्रकाश को ज़्यादा और कम अवशोषित करेगा, इसको हम नीले ग्राफ से दिखा रहे हैं, और किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कम या ज़्यादा होगा इसको हम काले रंग से दिखा रहे हैं। तो दोनों लगभग एक जैसा दिखेगा, क्यों? क्योंकि भाई जिस प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करेगा, जिस रंग के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करेगा उसी में वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जिसको कम अवशोषित करेगा उसमें कम प्रकाश संश्लेषण करेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि उसी से ऊर्जा मिलेगी जो अवशोषित करेगा। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दो पीक मिल रहे हैं आपको, एक तो इस जगह पे ज़्यादा अवशोषण कर रहा है, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर अवशोषण भी कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा है। तो पहली वाली जगह जो है ये वाली, ये ब्लू वाले रेंज में आता है। ब्लू मतलब प्रकाश का जो ब्लू वाला भाग है, नीला रंग का प्रकाश है, उस वाले भाग में आता है, और ये वाला जो है लाल प्रकाश वाले भाग में आता है। इन दोनों को देख के आपको एक बात तो समझ में आई कि पौधे नीले रंग के प्रकाश को और लाल रंग के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करते हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, आप जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर आप अवशोषण देखेंगे तो नीले प्रकाश का अवशोषण ज़्यादा कर रहा है। देखिए ये ज़्यादा कर रहा है। अगर आप इसको एक लाइन खींच दें तो आपको दिखेगा कि नीले प्रकाश का अवशोषण लाल प्रकाश से ज़्यादा हो रहा है। देखिए नीला प्रकाश ज़्यादा अवशोषित हो रहा है लाल प्रकाश की तुलना में। तो अवशोषण जो है नीले प्रकाश का ज़्यादा है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में ज़्यादा होता है। आप ये देखिए कि नीले प्रकाश में जो है इतना है प्रकाश संश्लेषण, जबकि लाल प्रकाश में ज़्यादा है प्रकाश संश्लेषण। देखिए मतलब अवशोषण नीले को ज़्यादा करता है और प्रकाश संश्लेषण लाल में ज़्यादा करता है। इस बात को ज़रा ध्यान से आप देखेंगे। और बाकी जो रंग के प्रकाश हैं उनको ये अवशोषण भी कम करता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण भी वो कम करता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब हम बी वाले को देखते हैं, ऑक्सीजन मुक्त होने से मापन प्रकाश संश्लेषण की दर। तो आपने ये कैसे जाना कि यहाँ पर ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है लाल वाले में, तो नीले वाले में कम है थोड़ा सा, बाकी में और कम है। ये कैसे जाना आपने? तो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, आपको ध्यान होगा कि हमने एक स्लाइड लिया है, पहले वाले वीडियो में बताया है, आप देख लेना, एक बार फिर से बता देता हूं कि हम एक स्लाइड लेते हैं और इसमें हम एक हरे शैवाल को लेकर के इसमें रख देते हैं। हरा शैवाल कौन सा लिया था? क्लेडोफोरा। और क्लेडोफोरा एक तंतुमय शैवाल है, छोटा सा तंतु रहेगा, उस स्लाइड में रख देंगे उसको। इसमें हम पानी भी डाल देते हैं 1-2 बूंद, और इसमें हम ऑक्सी शोषण करने वाले बैक्टीरिया डाल देते हैं बहुत सारे, और फिर इसमें हम अलग अलग रंग के प्रकाश को डाल के देखते हैं। तो जहां पर नीला और लाल प्रकाश डालते हैं वहां पर ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता है और वो बैक्टीरिया वहीं पर ज़्यादा पहुंच जाते हैं। इस चीज़ को आपने देखा था, एंगलमैन करके एक साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट के रूप में आपने इसको देखा था। उससे हमको पता चला कि नीले प्रकाश में और लाल प्रकाश में ज़्यादा होता है। लाल में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण, नीले में उससे कम, और सबसे कम होता है हरे प्रकाश में। मैं आपको बता दूं कि जो हरा प्रकाश है उसको पौधे ज़्यादा अवशोषित ही नहीं करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और परावर्तित कर दिए, इसीलिए हमको हरा दिखाई दिया। आपको फिजिक्स में बात तो मालूम होगा कि किसी भी चीज़ का रंग हमको कैसे दिखाई देता है, क्योंकि उसी रंग के प्रकाश को वो परावर्तित करता है, उसको अवशोषित नहीं करता, परावर्तित करता है, इससे हमको वो रंग दिखाई देता है। जैसे कि मान लो ये जो है हरा रंग का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये हरे रंग को परावर्तित कर रहा है, इसलिए वो हरे रंग का दिख रहा है।
तो पत्ते भी हरे रंग के दिखते हैं क्योंकि हरे रंग को अवशोषित नहीं किया, परावर्तित किया, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण वो नहीं करेगा बल्कि दूसरे रंग के प्रकाश संश्लेषण करेगा क्योंकि उन रंगों को थोड़ा बहुत अवशोषित कर रहा है वो। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, हमने ये भी कहा था कि कैरोटीनॉइड है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इनमें सभी जो है प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और सहायता कर सकते हैं। तो आप ये क्लोरोफिल ए को तो देख लिए कि नीले प्रकाश में और लाल प्रकाश में ज़्यादा अवशोषित कर रहा है, लेकिन क्लोरोफिल बी को देखिए। क्लोरोफिल बी जो है विबग्योर में, विबग्योर, ठीक है, ये विबग्योर है। तो यहां पर आप देखिए कि क्लोरोफिल ए नीले प्रकाश को और क्लोरोफिल बी जो है नीले से थोड़ा आगे बढ़ के हरे प्रकाश की ओर जाते हैं, उसको ज्यादा अवशोषित कर रहा है, जिसको क्लोरोफिल ए बिल्कुल अवशोषित नहीं कर रहा है। उस हरे प्रकाश की तरफ, नीले से हरे की तरफ जाएंगे तो उसको क्लोरोफिल ए बिल्कुल अवशोषित नहीं करता है, लेकिन क्लोरोफिल बी उसको थोड़ा अवशोषित करता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। हालांकि इसमें पीक दिखाया है, मतलब वो हरे प्रकाश वाले हिस्से में थोड़ा पहले, हरे से थोड़ा पहले नीले की तरफ, वो सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। बाकी कहीं पर आप देखिए लाल से पहले ये ऑरेंज तक को थोड़ा सा अवशोषित कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि ये है कैरोटीनॉइड, पीला वाला, ज़ैंथोफिल वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि ये नीले प्रकाश को भी करता है थोड़ा सा, फिर हरे की तरफ जाता है, हरे को काफी हद तक कर रहा है और फिर आगे चल के किसी को नहीं करता है। मतलब ये थोड़ा नीला और हरा के बीच में ये ज्यादा अवशोषित कर रहा है। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कौन किसको कैसे अवशोषित कर रहा है। ठीक है, तो हम तीनों पिगमेंट के बारे में यहाँ पर देखें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, तीनों कौन कौन से रेंज के प्रकाश को अवशोषित कर रहे हैं ये भी आपने देखा। और क्लोरोफिल ए के साथ आपने ये भी देखा कि प्रकाश संश्लेषण किस में ज्यादा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद नीले प्रकाश में, लेकिन क्लोरोफिल ए का अवशोषण सबसे ज्यादा नीले का, उससे कम लाल का और सबसे कम हरे का। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। इनको मैंने अलग अलग भी लगा के दिखाया है। ठीक है, ये देखिए तीनों का डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जो चित्र छापा है हमने उसका डिस्क्रिप्शन है ये। ठीक है, तो मैंने तो बता दिया आपको, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा इसको दोबारा। ठीक है, अब इस चित्र को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस तरंगदैर्घ्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा? तो अधिकतम अवशोषण करेगा ये नीले रंग में। ठीक है, जो करीब 450 के आसपास में आप देख सकते हैं कि ज्यादा अवशोषण कर रहा है। ये देखिए नीले प्रकाश, ठीक है, ज्यादा अवशोषण कर रहा है। क्या यह किसी अन्य तरंगदैर्घ्य पर कोई अन्य अवशोषण चोटी दिखाते हैं? तो हाँ, वो दिखाते हैं, और वो है लाल प्रकाश, जो करीब करीब 650 के 700 के बीच में होता है, उनको भी ये ज्यादा अवशोषित करता है। तो सबसे ज्यादा अवशोषित कर रहा है नीले को, उसके बाद लाल को, ये भी आपने देखा। ठीक है, क्या आप चित्र बा को देख करके, जिनमें उन तरंगदैर्घ्यों को दिखाया गया है जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि अधिकतम होता है लाल में, उससे कम होता है नीले में। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है, उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख वर्णक है। लेकिन चित्र सा को देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषणी स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है? तो ये मैंने आपको बताया ना कि अंतर है, अवशोषण नीले को ज्यादा कर रहा है लेकिन प्रकाश संश्लेषण लाल में ज्यादा कर रहा है। ये इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है, तो इसको जरा ध्यान देंगे आगे पढ़ते समय। ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होता है और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंगदैर्घ्यों पर भी संपन्न होती है। तो ये भी आपने देखा कि दूसरे तरंगदैर्घ्य भी थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण वहां पर कर रहे हैं। आइए देखें कि यह कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थाइलेक्वाइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन
जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। तो शुरू से मैंने आपको ये चीज बताया कि जो ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ये अन्य तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करके उसकी ऊर्जा को भी क्लोरोफिल ए को देने में मदद करते हैं, देकर के मदद करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर और बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे तरंगदैर्ध्य भी वहां पर उपयोग में आ जाते हैं। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था अभी कि अधिक तेज प्रकाश पड़ जाएगा सीधे क्लोरोफिल में तो वो नष्ट हो जाएगा, उसी प्रक्रिया को फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो उससे भी ये उनकी सुरक्षा करते हैं। तो इस बात को भी मैंने शुरू से ही आपको बता दिया है, ठीक है, कि सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश अभिक्रिया क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है। तो आप सिंपली पहले समझ लीजिए कि लाइट रिएक्शन क्या है। प्रकाश आता है, क्लोरोफिल उसको अवशोषित करता है और उसकी ऊर्जा का प्रयोग करके दो चीजें बनाता है, एक तो NADPH2 और दूसरा ऑक्सीजन। यही मुख्यतः प्रकाश अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनॉइड है, ज़ैंथोफिल है और कई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले केमिकल्स जुड़े होते हैं। और मैंने ये भी बताया कि इसमें दो प्रकार के फोटो सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर के आसपास के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है और पिगमेंट सिस्टम 2 जो है 680 नैनोमीटर के आसपास को अवशोषित करता है। उसके ऊपर को अवशोषित नहीं कर सकता, थोड़ा नीचे को कर सकता है, ऐसा है। और ये दोनों जो है अचक्रीय वाले में भाग लेते हैं, जबकि चक्रीय वाले में सिर्फ PS1 भाग लेता है। तो इन कुछ चीजों को मैंने अभी आज की क्लास में ही बताया है। तो ये यहां पर एक संरचना दिया है, देखिए, प्रकाश संग्रहण तंतु जाल। ये क्या है? क्लोरोफिल का एक ग्रुप है और उसके साथ कैरोटीनॉइड वगैरह होते हैं, जिनमें ये देखिए फोटॉन यानी प्रकाश पड़ रहा है। तो इसमें से जो इनके जो एटम हैं, जिनको परमाणु कहते हैं अपन, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके आगे जाते हैं, जिनको प्राथमिक ग्राही जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उससे फिर आगे चल के प्रकाश अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो उनको हम आगे देखते हैं कैसे चलता है। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे ATP, NADPH का निर्माण शामिल है। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है ये बता रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश का अवशोषण करेंगे। PS2 के द्वारा एक जल विघटन भी होता है, इसको भी आगे बताऊंगा मैं आपको। उससे ऑक्सीजन निकलता है, साथ में ATP है, NADPH है, ये सब बनते हैं जिनमें ऊर्जा होती है। ध्यान रखेंगे, जैसे ATP में ऊर्जा होती है वैसी NADPH में भी ऊर्जा होती है। NADPH2 बोलते हैं इसको, NADPH भी बोल सकते हैं। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या है? जनरली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे में ट्रांसफर करते रहते हैं और ऊर्जा को रिलीज करते हैं। यहां पर वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिन्हें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, में गठित होता है। अब यहां पर समझिए थोड़ा सा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसका क्या मतलब है? हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना, और फसल काटने का मतलब है उत्पादन प्राप्त करना, यानी उससे हमको मिलना, कोई चीज मिलता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो लाइट को ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। उस सिस्टम को हम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और वही होते हैं क्लोरोफिल के ग्रुप जो PS1 और PS2 में बने होते हैं। तो देख सकते हैं इसमें PS1, PS2, फोटो सिस्टम 1 और 2 कहते हैं। इन्हें खोज के क्रम में ये नाम दिए गए हैं, न कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अनुक्रम में। मैं पहले ही बता चुका हूं कि PS1 पहले खोजा गया, PS2 बाद में खोजा गया। ये अलग बात है कि लाइट रिएक्शन में पहले PS2 यूज होता है, बाद में PS1 यूज होता है।
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। तो इसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जिसमें मुख्यतः क्लोरोफिल होते हैं और थोड़े बहुत कैरोटीनॉइड होते हैं। प्रत्येक फोटोसिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के, तथा LHC का निर्माण करते हैं जिन्हें एंटीनी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है देखिए, इसमें ना प्रकाश को ग्रहण करने वाला सिस्टम होता है जिसको एंटीना कहते हैं। एंटीना उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसको कोर कॉम्प्लेक्स, फिर रिएक्शन सेंटर को देते हैं उस ऊर्जा को। तो बाकी सब चीजें तो बहुत सारे क्लोरोफिल अणुओं के बने होते हैं, लेकिन जो रिएक्शन सेंटर बना होता है जिससे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन निकलता है ऊर्जा लेकर के, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का बना होता है, एक अणु का बना होता है। क्लोरोफिल ए का एक अणु होता है वहां पर। बाकी जो अणु होते हैं वो सैकड़ों हजारों की संख्या में होते हैं जो प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, लेकिन ये सारी ऊर्जाओं को ये सिर्फ वहीं पर केंद्रित कर देते हैं जहां पर क्लोरोफिल ए का एक अणु है जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, क्रिया केंद्र कहते हैं, वहां पर संग्रहित कर देते हैं और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और सेंटर में यहां पर एक मॉलिक्यूल रहेगा, बस उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये वर्णक विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड ये सब रहते हैं जो दूसरे तरंगदैर्ध्यों को भी अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ज़्यादा अच्छे से कराते हैं। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है। मैंने अभी बताया ना, रिएक्शन सेंटर बनाता है। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होते हैं। pH1 में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 nm होता है, अतः P700 कहते हैं। pH2 में अवशोषण शीर्ष 680 nm होता है, अतः P680 कहते हैं। क्या हुआ देखिए कि PS1 को हमने P700 कहा और PS2 को हमने P680 कहा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सूर्य प्रकाश में तो 400 से 700 नैनोमीटर तक का दृश्य प्रकाश है, तो इन तरंगदैर्ध्यों में से कितने को अवशोषित करेंगे? तो PS2 जो है ये 680 नैनोमीटर तक को एब्जॉर्ब करता है, उसके ऊपर को नहीं करता, अवशोषित नहीं करता। 680 या उसके नीचे को थोड़ा अवशोषित करेगा। और PS1 जो है 680 से ऊपर 700 तक को अवशोषित करेगा, 700 से ऊपर को यह भी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब 680 से 700 के बीच में पहला वाला करेगा और 680 के नीचे दूसरा वाला करेगा, अवशोषित करेगा तरंगदैर्ध्य को। लेकिन ये बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, 680 है तो बस वो 650 680 के बीच में ज्यादा अवशोषित करेगा, और ये 680 से 700 को अवशोषित करेगा। तो ये इनका देखिए क्या लिखा है, अवशोषण शीर्ष। अवशोषण शीर्ष का यही मतलब है कि अधिकतम कितना, अधिकतम को कितना को अवशोषित करेगा, तो अधिकतम 700 और अधिकतम 680, इसलिए शीर्ष लिखा है। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉन परिवहन। देखिए यहां पर इसको आप समझिए लाइट रिएक्शन है मुख्यतः। तो यहां पर दो प्रकार का पिगमेंट सिस्टम है। एक है पिगमेंट सिस्टम 1 जो कि P700 कहलाता है, और दूसरा है PS2 जिसको हम P680 कहते हैं। ठीक है, यही LHC लिख दिया है, ठीक से लिखा नहीं है, मैं आपको बताया क्या लिखा है, क्या है दोनों। ठीक है, इन दोनों में जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के पड़ने से इनसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। आपको परमाणु संरचना आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे चैनल में है, केमिस्ट्री गुरु वाले चैनल में आप पढ़ लेना, हिंदी में ही है। परमाणु संरचना में आपने पढ़ा होगा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर के कक्षकों में रहते हैं। जैसे जैसे हम उनको ऊर्जा देते हैं वो बाहरी कक्षक में चले जाते हैं, और ज़्यादा ऊर्जा देने से वो कक्षक को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो परमाणु से वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के जो परमाणु हैं PS2 और PS1 के परमाणु, ये दोनों क्लोरोफिल के परमाणु हैं, अणु हैं। वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। देखिए फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 ऊपर में लिखा है।
ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले के पास जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्राथमिक ग्राही है, जो इलेक्ट्रॉन को पहली बार ग्रहण करता है, उसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन बोलते हैं इस केमिकल को, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका नाम है FeS कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है FeS कॉम्प्लेक्स, ये ग्रहण करता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक और प्रक्रिया हो रही है जिसमें हम H2O को यानी जल को हम विघटित करेंगे। और जल का विघटन जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, PS2 में होता है। इसको हम कहते हैं फोटोलिसिस, प्रकाश विघटन, या इसी को हम कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, जल का प्रकाशीय ऑक्सीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए H2O को तोड़ देते हैं। तोड़ते हैं तो इसका ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन भी अलग होकर के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन बनाता है। मतलब इतने सारी चीजों में हमने इसको तोड़ दिया। तो चूंकि जल में से हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इसलिए हमने इसको कहा जल का प्रकाशीय ऑक्सीकरण या जल का प्रकाशीय विघटन, क्योंकि टूट गया है जल यहां पर। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे आप कि यहां पर जो ऑक्सीजन निकलता है, यह ऑक्सीजन इसी क्लोरोफिल को नष्ट करने का प्रयास करता है। तो इस ऑक्सीजन को तुरंत ग्रहण कर लेता है कैरोटीनॉइड, जो ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड हैं, जो बहुत सारे और कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं ये वो, और वो ये काम करता है कि वो तुरंत ऑक्सीजन को वहां से हटा लेता है। और ये चूंकि हाफ ऑक्सीजन है, एक और ऐसी हाफ ऑक्सीजन को लेकर के O2 बना करके हवा में छोड़ देगा। फिर क्या होता है, एक और चीज, यानी कि हवा में जो ऑक्सीजन निकला प्रकाश संश्लेषण से, वो H2O से निकला, यहां पर साबित होता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है कि चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, PS2 में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बना, वो इलेक्ट्रॉन इसमें PS2 में जाके इसकी पूर्ति कर देता है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी पूर्ति ये इलेक्ट्रॉन कर देता है। तो इसलिए ये अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तटस्थ अवस्था, उसमें आ जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां पर NADPH2 बनाने में यूज होता है। कैसे यूज होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। ये हाइड्रोजन वहां पर, तो यहां पर थोड़ा और आप वापस आइए। यहां पर हमने H2O का फोटोलिसिस किया है, फोटो ऑक्सीडेशन किया है, ये तो आपने देख लिया, ये PS2 में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे, जिसको सबसे पहले फियोफाइटिन नाम के प्राथमिक ग्राही ने ग्रहण किया था, वो इलेक्ट्रॉन कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा होते हुए ये PS1 में चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन PS1 में चला जाता है। कौन कौन से होते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर? एक तो होता है क्विनोन A, क्विनोन B, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, है ना, फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन, ऐसा फिर यहां पहुंचता है। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे निकला, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए इसमें पहुंचा, क्योंकि यहां से भी जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे उसके कारण से इसमें भी कमी हो गई थी। उस कमी की पूर्ति ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इसके कमी की पूर्ति ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इसके कमी की पूर्ति ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। और यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंचते हैं इधर, और इधर से पहुंचता है हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन आयन और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हो गए हाइड्रोजन, H2 हो गए, H2, और ये NADP के साथ मिलकर के NADPH2 बना लेते हैं। तो फिर से समझिए इस पूरी प्रक्रिया को। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां गया, यहां से निकला, यहां गया। यहां H2O से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहां गया, और हाइड्रोजन जो निकला यहां गया। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मिलके H2 बना लिए और NADP के साथ मिलकर के NADPH2 बना लिए, और ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया। इस प्रक्रिया में कुछ जगह ATP बनते हैं, रास्ते में ATP भी बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है उसमें एक जगह पे ATP भी बनता है, ATP, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनमें बहुत ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा ATP बनाने में खर्च होती है।
अब यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ देखें, जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर आपने देखा कि एटीपी बन जाता है, एडीपी और फास्फेट मिलके एटीपी बन जाता है। एटीपी का बनना फास्फोराइलेशन कहलाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे आप कि कहीं पर एटीपी बना तो हम उसे कहते हैं फास्फोराइलेशन। यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बना, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको? फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है। फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं क्योंकि यहां पर एटीपी बन रहा है, फास्फोराइलेशन, और चूंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में बन रहा है इसलिए फोटोफास्फोराइलेशन। पहली चीज देखिए। दूसरी चीज आपने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन वहीं पर वापस नहीं आ रहा है। आपने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां गया, यहां से निकाला, यहां गया, यहां से निकाला, यहां गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वापस नहीं आया। इसलिए साइकिल नहीं चल रहा है, यहां पर चक्र नहीं चल रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं अचक्रीय, नॉन साइक्लिक। क्या कहते हैं इसको? नॉन साइक्लिक या अचक्रीय, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा है। तो अब मैं फिर से एक चीज बता देता हूं आपको कि प्रकाश संश्लेषण की जो मुख्य एक रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, जिसको हम प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, वो मुख्यतः अचक्रीय है, नॉन साइक्लिक है। इसमें हम एटीपी बनाते हैं, इसलिए हम इसको फास्फोराइलेशन यानी फोटोफास्फोराइलेशन भी कह देते हैं। और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये अचक्रीय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, नॉन साइक्लिक। इसमें मुख्य उत्पाद क्या बना है? इसमें मुख्य उत्पाद बना है NADPH2। NADPH2 मुख्य उत्पाद है और एक गौण उत्पाद है, वो है ऑक्सीजन, और ये निकल गया हवा में। अब यहां पर आपने एक चीज देखा कि जो ऑक्सीजन है, एक तो वो H2O से निकल रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी तक आपने प्रकाश संश्लेषण में CO2 का तो उपयोग ही नहीं किया है, उसके पहले ही निकल गया ऑक्सीजन। इससे भी साबित होता है कि ऑक्सीजन जो है CO2 से नहीं निकलता है, वो H2O से निकलता है। इस बात को पहली बार रूबेन, हासिद और कामेल नाम के साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था, ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेकर के, ठीक है। उससे पता चला था कि ये H2O से निकलता है। अब देखिए क्या होता है कि ये नॉन साइक्लिक वाला चल रहा है, लगातार NADPH2 बन रहा है। ये NADPH2 अंधेरे की प्रक्रिया में जाएगा, अंधकार रिएक्शन में जाएगा, डार्क रिएक्शन में जाएगा, तुरंत वहीं पर चलेगा मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में। ये तो चल रहा है थाइलेकॉइड में, पटलिकाओं में चल रहा है। जैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे पटलिकाएं आपने देखी जिनको थाइलेकॉइड कहते हैं, जो गड्डी बनाए हुए थे जिनको ग्रेना कहते हैं, इसके अंदर चल रहा था। इसमें से अब निकल जाएगा वो NADPH2 और मैट्रिक्स में जाएगा क्लोरोप्लास्ट के, और हवा से CO2 लेता है और NADPH2 मिलता है, तब वो जाके के C3 साइकिल चलाता है और फिर वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, है ना। तो ये तो हुआ आपका प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम। इसको जेड स्कीम क्यों कहते हैं? देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे बना हुआ है, देखिए ऐसा, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा। अगर आप इसको ऐसे सीधा कर देते हैं तो ये बिल्कुल जेड जैसा बन जाएगा। इसको पल ऐसे ऐसे घुमा दीजिए ना तो जेड जैसा दिखेगा ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जेड स्कीम कहते हैं, ठीक है, और कोई कारण नहीं है इसका, ठीक है। तो ये मुख्यतः है अचक्रीय। इसके अलावा चक्रीय भी होता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पढ़ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में क्या बता रहा है, क्या लिखा है। फोटो सिस्टम 2 में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल A 680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। तो PS2 के द्वारा लाल प्रकाश को अवशोषित किया गया और वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें साइटोक्रोम होते हैं, पहुंचा दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन निकला,
उसको थियोफाइटिन नाम के इलेक्ट्रॉन ग्राही ने ग्रहण किया, फिर आगे उसको क्विनोन ए, क्विनोन बी, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन और साइटोक्रोम एफ और फिर प्लास्टोसाइनिन के द्वारा PS1 में भेजा जाता है। तो एक के बाद एक से आगे बढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी है जो अपचयोपचय विभव मापन रिडक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में होता है। अधोगामी का मतलब यह है कि अपने उच्च स्थान से अपने निम्न स्थान में जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊर्जा लेके निकला है और ऊर्जा को छोड़ करके थोड़ा कम ऊर्जा वाली अवस्था में चला गया है, इसलिए अधोगामी है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता, बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम PS1 के वर्णकों को दे दिया जाता है। तो वही चीज तो मैंने आपको बताया कि PS2 से निकला, इलेक्ट्रॉन ग्राही से होते हुए PS1 में चला गया। इसके साथ ही PS1 का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश की 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है और यह अन्य ग्राही अणु में जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल अधिक हो स्थानांतरित होता है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन ग्राही में जाता है, यहां पर FeS होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही, वहां पर जाता है, फिर वहां से फेरिडॉक्सिन में जाता है और फिर NADPH2 बनाता है। यहां पर बीच में फेरिडॉक्सिन भी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADPH2 अणु की ओर जाते हैं, NADP अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन NADP को अपचयित कर NADPH2 को बनाते हैं और इसके लिए हाइड्रोजन जो है यहां से मिलता है। आप अगर इसको और ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना और उसमें जो इंग्लिश मीडियम वाला है उस वाले चैप्टर में खोल के देखना, इसी चैप्टर में 13वें चैप्टर में इंग्लिश मीडियम वाले में, उसमें मैंने व्हाइट बोर्ड में इसको ज़्यादा डिटेल बताया है, लाइट रिएक्शन को और डार्क रिएक्शन को भी। तो आप वहाँ से जाके पढ़ लेंगे एक बार, हिंदी में ही बताया हूँ, इंग्लिश में नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसमें से जाके पढ़ लें तो आपको लाइट रिएक्शन ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा। यहाँ पर NCERT तो आप जानते हैं कम देता है ना, तो हमने ज़्यादा डिटेल वाला भी पढ़ा दिया है ताकि आपको सुविधा हो। तो NADPH2 बना, ये मुख्य है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की है सारी योजना PS2 से शुरू होकर शिखरों परिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, अन्य ग्राही में स्थानांतरण, अंतः में अधोगामी होकर NADPH को अपचयित कर NADPH2 बना देना। यह सारी योजना Z आकार की होती है, इसलिए Z स्कीम कहते हैं। यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसारिक अपचय उपचय विभव माप में हो। तो यह है कि जो पहले पढ़ता है उसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जो बाद में पढ़ते हैं उनका रेडॉक्स पोटेंशियल कम होता है, फिर ये ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, ऐसा करके चलते रहता है और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में जो जल का अपघटन हो रहा है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। जैसा मैंने बताया कि जल का अपघटन PS2 में होता है और उसके लिए वहां पर एक अननोन एंजाइम है जिसको अभी तक अलग नहीं किया जा सका है, उसके द्वारा वो अपघटित होता है और टूट जाता है। अब आप पूछेंगे कि PS2 कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन मिलता है इससे, H2O से। वे इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 में निकलते हैं उनकी जगह निश्चित ही दूसरे को लेनी चाहिए। जल विघटन का संबंध PS2 से है। जल हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में विघटित होते हैं, इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। फोटो सिस्टम 1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से उपलब्ध कराए जाते हैं। यह चीज मैंने आपको बताया कि फोटो सिस्टम 2 से जो निकला उसकी पूर्ति हमने, देखिए फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसकी पूर्ति पानी ने कर दिया और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी पूर्ति फोटो सिस्टम 2 ने कर दिया। यही चीज वो बता रहा है। ठीक है, अब ये पानी का जल अपघटन आप देख सकते हैं जो मैंने बताया है। हमें यह अच्छे प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन PS2 से संबंधित है जो थाइलेक्वाइड की झिल्ली की भीतरी ओर होता है। तब इस दौरान बनने वाले प्रोटॉन्स एवं ऑक्सीजन कहाँ मुक्त होते हैं, तो अवकाशिका ल्यूमेन में अथवा झिल्ली के बाहर की ओर। तो आप समझ लीजिए पहले कि ये पटलिका है, पटलिका की झिल्ली है, तो इसमें चूंकि अंदर की तरफ है ये क्लोरोफिल, तो यहाँ पर आपके बन जाते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है चला जाता है बाहर में स्ट्रोमा की तरफ
और हाइड्रोजन तो यूज होता है NADPH2 में, फिर NADPH2 भी यहाँ से निकल के स्ट्रोमा में जाते हैं और वहां पर जाके डार्क रिएक्शन चलाते हैं। ठीक है, अब ये चक्रीय अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, हालांकि इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका भी, लेकिन और डिटेल अब अगले क्लास में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।